कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद सामाजिक क्षेत्रों का तजुर्बा लिए और भारतीय राजनीति में सेवा का जज्बा लिए घनश्याम पटेल एक ऐसा नाम है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। महान समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडीज के विचारों से प्रभावित होकर राजनीति में अपनी एंट्री ली और जब पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगड़ों और पिछड़ों की सियासत चल रही थी, उस समय जनता दल, समाजवादी पार्टी और फिर बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर उस दौर में कानून की पढ़ाई पढ़ने के बाद घनश्याम पटेल ने राष्ट्रवाद के प्रेम के चलते समाज की सेवा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ा और मौजूदा वक्त में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें किसान नेता के रूप में किसान मोर्चा का प्रदेश महामंत्री का दायित्व सौंपा है। इसके अलावा पार्टी में इनकी लंबी सेवा को देखते हुए केंद्र सरकार ने भारत सरकार के उद्यम राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड में बतौर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में नामित किया है। मौजूदा वक्त में विधानसभा का चुनाव चल रहा है और किसानों का एक प्रमुख मुद्दा है। इस मौके पर घनश्याम पटेल से गुड न्यूज भारत ने खास बातचीत की। गुड न्यूज भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में एक नए मेहमान आए हैं जो उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री हैं। आज हम इनसे उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव चल रहा है और आज हम इनसे बात करेंगे कुछ चुनावी मुद्दे पर और हम जानेंगे कि ये किसानों के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी कितना सफल रही है। घनश्याम पटेल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका बचपन में माहौल क्या रहा है? देखिए, हम लोग तो किसान पृष्ठभूमि में जन्म लिए हैं। गांव में पले बड़े, गांव में पढ़े लिखे, शहर की ओर आए, फिर हमारा विस्तार होता गया और सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रों में काम करते करते आज इस मुकाम तक आए। लेकिन सारा काम तो सामाजिक हो या राजनीतिक हो, जो काम का थीम रहा वो किसान ही रहा है और देश का कृषि व्यवसाय, कृषि आधारित जीवन यही रहा है। राजनीति में आपकी रुचि कैसे? अब राजनीति तो स्वप्रेरणा का विषय है। व्यक्ति जब कुछ दूसरों के लिए करने का सोचता है तो एक माध्यम तैयार करता है और वो सामाजिक चेतना से उपजती है। मैं धीरे धीरे अपने नेताओं के संपर्क में आता गया। कहीं न कहीं किसी न किसी से प्रेरित होता है। जरूर प्रेरित हुए हैं, जरूर प्रेरित तो उसका भी जिक्र थोड़ा हम। और उसमें प्रेरित हुए हैं। मूल जो प्रेरणा का केंद्र रहा, जो पूर्ववर्ती सरकारें रही, हम लोगों के बचपन में सुनते रहे कि सरकार में रहने वाले लोग बड़े बड़े भ्रष्टाचार और घोटाले में लिप्त होते जा रहे हैं। उसके जो विषय आम जनता में आने लगे तो खास करके मैं प्रेरित हुआ दो व्यक्तियों से, और वो कह सकता हूँ कि पहली बार प्रत्यक्ष हमने जॉर्ज फर्नांडीज को सुना था और उसके बाद माननीय अटल जी के सानिध्य में काम करने का अवसर मिला और श्रद्धेय अटल जी के वो विचार हमको प्रेरित कर ले गए और हम उसी धारा में बह गए। आजकल अमूमन जनता जानना चाहती है कि राजनीति में लोग चले आ रहे हैं लेकिन उनकी शिक्षा दीक्षा क्या है, तो आपसे हम नहीं, मैं पेशे से अधिवक्ता हूं, मैं लॉ ग्रेजुएट हूं और ये जरूर है कि राजनीति में शिक्षित होना और शिक्षा से जुड़ा होना ये बहुत आवश्यक है। जब तक हम उन विषयों को नहीं समझते हम वो राजनीति नहीं कर पाते जिसकी देश को जरूरत है। राजनीति में तमाम राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय, तो आपने भारतीय जनता पार्टी ही क्यों चुना? अब भारतीय जनता पार्टी का प्लेटफॉर्म तो बचपन से प्राप्त हो गया और उसके पीछे दो चीजें जरूर जोड़ के लाई। एक तो स्वदेशी था और दूसरा राष्ट्र के विषय पर स्पष्ट नीति थी कि देश का जो सार्वभौमिक सिद्धांत है, जो देश का गौरव है, आगे भी देश को जिन गौरवों को आगे बढ़ाना है वो सब जुड़ते गए और इसी को आधार बना के हम सब काम करने लगे। जातीय समीकरण पर आजकल राजनीति पूरी तरीके से केंद्रित हो रही है, तो पिछड़े वर्ग को जोड़ने में आपकी भूमिका क्या रही है? देखिए, जो हमारा पिछड़ा वर्ग है ये मूल रूप से देश का प्राण वायु है
और आपने देखा होगा, चाहे स्वतंत्रता संग्राम रहा हो या स्वतंत्रता संग्राम के बाद में देश के भीतर विभिन्न राजनीतिक आंदोलन रहे, पिछड़े वर्ग ने एक सकारात्मक भूमिका का निर्वाह किया। और देश जब जब संकट में आया तो देश के किसानों ने, पिछड़े वर्ग के लोगों ने और वो लोग जो देश के बारे में एक अच्छा सोचते थे, उन सब ने मिलकर काम किया। पिछड़ा वर्ग की भूमिका ये है कि वो श्रमशील वर्ग है, वो मेहनतकश वर्ग है, वो अपनी मेहनत और अपनी श्रमशीलता के बल पर एक मुकाम हासिल किया। और मैं समझता हूं कि जो पिछड़े वर्ग की एक बहुत बड़ी फौज है, वो देश के लिए बहुत उपयोगी है। उसमें जाति तलाशने वाले लोगों ने अपने निजी हितों का ध्यान किया है, उन्होंने समूह में वर्ग का कोई ध्यान नहीं किया है। पिछड़ा वर्ग को अमूमन लोग मानते हैं कि ये समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा हुआ, भाजपा कैसे जोड़ेगी इस वर्ग को? देखिए, भाजपा तो समग्र समाज के विकास के लिए काम करती है और भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए भी एक निश्चित कार्यक्रम लेके चलती है। जहां तक अन्य दलों की बात है तो आप सब देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोगों ने, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आप एक पिछड़े वर्ग के नेता हैं। हाँ, नहीं, ठीक है, आपका सवाल स्वाभाविक है, पर मैं ये जरूर आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि आप अभी का चुनाव का परिदृश्य देख लीजिए। इस चुनाव के परिदृश्य में जो राजनीतिक पार्टियां काम कर रही हैं, उन राजनीतिक पार्टियों ने जाति और पारिवारिक दोनों मुद्दे एक साथ जोड़ने की कोशिश की है। पर भारतीय जनता पार्टी समूचे समाज की चिंता करती है और पिछड़ा वर्ग उसके लिए एक सामाजिक समूह है, इसलिए उसके प्रति ज़्यादा आकर्षित है और उसको आगे बढ़ाने पर काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी है किसानों के लिए, तो किसान आंदोलन काफ़ी प्रभावित किया भारतीय जनता पार्टी को। तो ऐसे में आप इस मौजूदा वक्त में जो चुनाव चल रहा है, तो किसानों को कैसे आप जोड़ पा रहे हैं पार्टी से? देखिए, भारत की राजनीति में बहुत सारे राजनीतिक पार्टियां किसानों को समय समय पर दिग्भ्रमित करती हैं। किसानों के लिए जब उनको काम करने का समय आया, वो कर नहीं पाते थे, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे क्षेत्रीय दलों की सरकार रही हो। हमने ये अनुभव किया, जब मैं किसान मोर्चा के लिए काम करना शुरू किया तो हम लोगों ने किसानों के लिए एक विशेष कार्यक्रम बनाया, किसान संवाद का। और हम उत्तर प्रदेश के उन 110 विधानसभाओं में गए जो गन्ना प्रभावित क्षेत्र था, जहां बार बार ये विषय उठता था कि किसान के लिए काम करना चाहिए। तो बहुत सारा अनुभव हम लोगों ने जुटाया। ये मैं नहीं कहता कि हमारी सरकार ने किसान के उत्थान के लिए बहुत ज़्यादा कर लिया, लेकिन हमारी सरकार ने जितना किया उतना किसी ने करने की कोशिश नहीं किया था। और किसानों के बीच जब हम गए, किसानों को हम लोगों ने सुना, तो हमें एक अनुभव हुआ कि हमारा किसान हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकता है। हम लोगों ने ये विषय माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने एक संवाद का कार्यक्रम रखा। हम लोगों ने किसानों के साथ उनका संवाद कराया और उस समय ऐसा लगा कि जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ, उस सबका साथ में हमारा किसान एक सबसे मजबूत कड़ी है। और कृषि जो हमारे देश का आधारभूत ढांचा था, अगर इसको औद्योगिक क्षेत्र से जोड़ दिया जाए, किसानों को सुविधाएं प्रदान की जाए, तो हमारा किसान और मजबूत होगा। ये आंदोलन चलने चलाने की जो बातें हैं, वो मैं ये कह सकता हूँ कि जो लोग आंदोलन चला रहे थे वो उनके निजी हित थे, वो किसानों के हित नहीं थे। फिर भी किसान गन्ना के भुगतान को लेकर के और अपनी नाराजगी बनाए रखा सरकार नहीं, आपका एकदम सवाल सही है। आप जरा पीछे की अखिलेश जी की सरकार का ध्यान करिए, या उसके पहले भी सुश्री मायावती जी की सरकार चल रही थी। इन सरकारों ने चीनी मिलों को एक प्रकार से सैद्धांतिक रूप से बंद करने का निर्णय ले लिया था। बहुत सारी चीनी मिलों को इन्होंने बेच दिया और किसानों को जो गन्ने का भुगतान इनको समय से कर देना चाहिए था, उसको इन्होंने किया नहीं। जब हमारी सरकार पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बनी, तो आपको ध्यान होगा कि वर्ष 17 में मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने एक बड़ा निर्णय लिया किसानों के कर्ज माफी का। लेकिन उससे भी बड़ा फैसला था, किसानों का जो गन्ने का मूल्य बकाया था वो लगभग 1,45,000 करोड़ था। और हमारी सरकार ने, मैं आज विश्वास से कह सकता हूं कि योगी सरकार ने गन्ना किसानों का जो बकाया था 1,45,000 करोड़ भुगतान किया और गन्ने
का मूल्य वृद्धि किया, 25 रुपये क्विंटल बढ़ाया। इतना ही नहीं किया, आज गन्ने का रकबा बढ़ा है। जो हमारी चीनी मिलें पहले घाटे में जा रही थी, वो चीनी मिलें बाई प्रोडक्ट बना रही हैं, कुछ एथेनॉल बना रही हैं। तो आज चीनी मिलें भी मजबूत हुई हैं, गन्ना की खेती करने वाले किसान भी मजबूत हुए हैं। और मेरा विश्वास है कि सरकार जिन सैद्धांतिक विषयों को लेकर काम कर रही है, भारत में किसानों का भविष्य उज्जवल होने वाला है। और खास करके उत्तर प्रदेश का जो गन्ना किसान है वो आगे और समृद्धशाली होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक बड़ी योजना में उनको खांडसारी पे जो प्रतिबंध थे, पहले अपना क्रशर 100 टन का लगाते थे, लाइसेंस लेना पड़ता था। हमारी सरकार ने वो लाइसेंस मुक्त कर दिया। अब गांव का किसान भी 100 टन का अपने यहाँ क्रशर लगा सकता है, वो अपने गन्ने का जो उत्पाद हो सकता है उसका उत्पादन कर सकता है। और अगर वो एथेनॉल भी पैदा करता है तो वो गवर्नमेंट उसके लिए तैयार है, वो प्रेरित कर रही है। क्या अभी भी किसानों के सामने उत्तर प्रदेश में, खासतौर से पूर्वांचल में, एक बड़ी समस्या से किसान जूझ रहे हैं, छुट्टा पशुओं से। खड़ी फसलें नष्ट हो जा रही हैं, इसका बहुत बुरा असर दिख रहा है। हाँ, ये थोड़ी समस्या है, ये उतनी नहीं है। पशु तो किसान का मित्र होता था, लेकिन कुछ राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग, या यह कहा जाए कि कुछ व्यवसायिक दृष्टि से काम करने वाले लोगों ने एक दुष्प्रेरणा से ऐसा भाव पैदा किया कि लोग अपने घरों में पशु को बांधना, खिलाना बंद कर दिए। हमारा पशु भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ था, लोग उससे दूध लेते थे। और एक बार आप जरा सोचिए कि घास खा के दूध देने वाली कौन सी जाति? गाय घास खाती थी, आपके घर की बासी रोटी खाती थी, देती दूध थी, किसान के बेटे का वो निवाला होता था। और मैं बचपन अपना याद कर रहा हूँ, मेरे यहाँ एक गाय थी, एक बार बछड़ा पैदा हुआ तो मेरे घर में थाली बजाई गई थी, क्योंकि मेरे पास उस समय 3 ही बैल थे। और वो तीसरा एक जब घर में आ गया तो लोगों ने कहा कि अब तो हमारे पास एक जोड़ी बैल हो गए। किसान उस भावना से काम करता था, आज किसान ने उसको पशु समझ लिया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सब किसान मित्रों से, भाइयों से एक आग्रह करना चाहता हूँ कि किसान पशु नहीं है। किसान जो पशु को पशु समझता है वो दुधारू पशु है, वो आपका मित्र है। और आप उसके सहयोग से अपने कृषि के क्षेत्र को और मजबूत करिए। आप किसान नेता हैं, आपके नजरिए से इस पर क्या होना चाहिए? देखिए, सरकार तो अपना काम कर रही है। सरकार के सामने जो समस्याएं आती हैं, सरकार ने प्रबंधन की कोशिश किया है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का बयान आपने सुना होगा कि हम 10 मार्च के बाद और ठोस प्रबंधन करेंगे। ये तो सरकार करेगी, पर वो पशु हमारे हैं, वो हमारे लिए भी जीते हैं, हमारे लिए मरते हैं। दूध उनका जो आता है वो हमारे लिए आता है, और जो बछड़े हैं वो हमारे खेतों में काम करते हैं। वो श्रम शक्ति है, किसान को इस बात को समझना चाहिए। और जो लोग उन्हें पशु कह रहे हैं, मेरी उनसे भी विनम्र प्रार्थना है कि थोड़ा पशु समझना बंद करें। वो आपके सहयोगी है, ये ठीक है। फिर भी इस आंदोलन का इस चुनाव पे कितना असर पड़ेगा? देखिए, इस चुनाव पर तो जनता में कोई बहुत असर नहीं है। कुछ लोग असर डालने की कोशिश करेंगे, परिणाम आने के बाद वो पीछे मुड़ जाएंगे। असर कहीं कुछ नहीं, जनता प्रेरित हो गई है, विकास के साथ चल दी है। और जनता के मन में ये बात बैठ चुकी है कि उत्तर प्रदेश के विकास के लिए जो सरकार काम कर रही है, मुझे उसी को लाना है। राष्ट्रीय इस्पात निगम जो भारत सरकार का उद्यम है, उसमें आपको एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया गया है, तो उस लिहाज से क्या योगदान है? देखिए, मैं पहले तो एक दायित्व मुझे मिला, और मैं अपने नेतृत्व को आपके माध्यम से आभार करता हूँ। मुझे इस योग्य समझा कि मैं वहाँ काम करूँ। अभी 1-2 बैठकों में मेरा जाना हुआ है, और हमने जो महसूस किया है कि वो भारत के लिए बहुत बड़ा गौरव का क्षेत्र है। हम अपनी भूमिका उसमें औद्योगिक विकास और संयोग से बहुत बड़े समूह का वो केंद्र बन गया है, वहाँ भारी संख्या में लोग काम करते हैं, तो एक सामाजिक चेतना भी पैदा करेंगे। और वो लाभ का केंद्र बने। जो स्टील चमचमाती हम पैदा करते हैं, जितनी उसकी आयु है उतनी ही लाभ की आयु उस संयंत्र की हो। तो इस पर मैं काम करने की कोशिश में हूँ, और उस पर हम काम कर रहे हैं। आप प्रदेश के नेता हैं, आजमगढ़ से जुड़े हुए हैं, तो आजमगढ़ में 10 विधानसभा सीटें हैं।
क्या लगता है अब? देखिए, हम आजमगढ़ से बहुत आशान्वित हैं। ये सपा का गढ़ है, किला है, कैसे ध्वस्त करेंगे? अब ये सपा का गढ़ तभी तक है जब तक यहाँ के लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जिस दिन यहाँ के लोग समझ जाएंगे सपा का गढ़ नहीं है। मैं आपको एक बात कहूंगा, आपने वो अच्छा विषय रख दिया। 50 से 55 लाख की आबादी है, 10 विधानसभा के सदस्य हैं। श्री अखिलेश यादव जी यहाँ से सांसद हैं। इसके पूर्व उनके पिताजी यहाँ से सांसद थे, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री रहे। मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने सरकार चलाई है। अखिलेश जी भी सरकार चलाई थी। जो लोग इसको सपा का गढ़ कहते हैं उनको इस बात को समझना चाहिए था कि आजमगढ़ जैसे विशाल जिले में छोटी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की स्थापना नहीं कर पाए। अखिलेश जी अपने पूरे कार्यकाल में कोई प्लानिंग नहीं दे पाए। श्रीमान मुलायम सिंह यादव जी ने भी कोई प्लानिंग नहीं दिया। आज लेकिन 5 साल गवर्नमेंट को भी बीत गया। आज मैं आपको स्पष्ट कर दूं, आज माननीय योगी जी ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में आजमगढ़ को एक पहचान दिलाई है। यहाँ के पाटरी उद्योग को केंद्र से भारत सरकार ने भी जोड़ रखा है और उसके उत्पादन और उसकी उपयोगिता को हम देश स्तर पर ले जाना प्रारंभ कर दिए हैं। हमारे यहाँ जो मऊ के बुनकर भाई थे जिनके सामने छोटी समस्या बड़ा रूप पकड़ती थी, अभी उनका विपणन केंद्र बनाया है, उसको भी साकार करके और बुनकरों को जो उनका मूल धंधा था, मूल पेशा था, जो कभी भारत का मैनचेस्टर होता था, उसके लिए काम करेंगे। ये एक दिन में नहीं हो सकता, बरसों से बिगाड़ रखा था लोगों ने। इस सरकार ने एक प्रारंभ किया है और उसको एक मजबूत दिशा में ले जाएंगे। मेरा विश्वास है कि आजमगढ़ के युवाओं के खुशहाली के दिन आजमगढ़ में वापस होने वाले हैं और आजमगढ़ का भाग्योदय होने वाला है। कुल मिलाकर कितनी सीट जीत रहे हैं? ये आकलन तो आप करिए। हम तो 10 पे लड़ रहे हैं और 10 पे जीतने की कोशिश में है। चूंकि आजमगढ़ में एक अफवाहें तैर रही हैं कि ये गढ़ है, इस बार वो भ्रम दूर हो जाएगा और आजमगढ़ का जो रिजल्ट आएगा वो बहुत चमत्कारिक आएगा। मेरा विश्वास है कि हम जहाँ बैठे हैं यहाँ भी परिणाम बहुत चमत्कारिक और उम्मीदों भरा है, क्योंकि आजमगढ़ के युवाओं ने परिवर्तन की सोच को आगे बढ़ा दिया है और आजमगढ़ में बदलाव की लहर चल रही है। मेरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ के लोग चुनाव करेंगे और आजमगढ़ में बदलाव करेंगे। बातचीत करने के लिए हमसे बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमसे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री, किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री घनश्याम पटेल जी बात किए और उन्होंने अपनी बात को और पार्टी की नीतियों को बहुत ही बेबाकी से रखा। अब इसका आने वाले दिनों में जो मतदान होना है उसका कितना असर पड़ेगा ये तो जनता तय करेगी।